हाय दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे 3 टॉपिक्स TDS, TCS और ई-वे बिल। यूजुअली ये 3 टॉपिक्स अलग अलग चैप्टर्स में होते हैं। TDS कवर्ड है पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में, TCS इज कवर्ड अंडर द ECO चैप्टर, अगेन ई-वे बिल इज कवर्ड अंडर द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई-वे बिल वाला चैप्टर। तो एग्ज़ाम के टाइम में इनको एक साथ रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने क्या किया था, मैंने एक चार्ट बना लिया था जिसमें एक ही पेज में मैंने तीनों प्रोविजंस को चार्ट के फॉर्म में समराइज कर लिया था बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेबिलिटी, देयर सेक्शन, देयर रेट्स, लिमिट्स, इंटरेस्ट। तब क्या होता है कि एक ही चार्ट को गो थ्रू करके तीनों टॉपिक्स रिवाइज हो जाता था। तो इस वीडियो में मैं वही चार्ट आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी सो दैट इट हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर रिविजन्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर सच रिविजन वीडियोस फॉर यू ऑल। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक चार्ट बनाया है वेयर वी हैव TDS, TCS एंड ई-वे बिल और उसके अलग अलग प्रोविजंस मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स में डाल दिया है। तो एक एक करके हम सारा अभी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन। ऑल्दो सेक्शन नंबर याद करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी मैंने ईज ऑफ रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल दिया है TDS सेक्शन 51, TCS सेक्शन 52 और ई-वे बिल इज सेक्शन 68। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये बेसिकली आपका रिवीजन पर्पस से है, तो मैं समराइज फॉर्म में आपको समझाऊंगी। टीडीएस कब लगता है? जब कोई भी सप्लायर गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल एजेंसीज को गुड्स सप्लाई करता है, तब गवर्नमेंट एक टीडीएस अमाउंट काटता है। टीसीएस कब लगता है? जब कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू, यानी कि अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं, देन दैट ईसीओ, दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर collects tax at source from the value of supply. E-way bill कब देना पड़ता है? When there is some movement of goods. Second concept, deducted by, ये हमने already पढ़ लिया है। Government, TCS कौन डिडक्ट करता है? ECO और E-way bill, इसमें deducted by का कोई significance नहीं है, so this I have kept blank. Third point, limit. Now this is the most important thing. TDS का क्या लिमिट है? TDS कब लगेगा? When taxable value of goods or services exceeds 2,50,000 and this amount is exclusive of taxes and cesses. TCS किस पे लगता है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माइनस जो हम अमाउंट हमें रिटर्न हो चुका है, ठीक है, तो नेट अमाउंट पे लगता है। ई-वे बिल कब जनरेट करना पड़ता है? when the consignment value exceeds 50,000. 50,000 अमाउंट आप कैसे देखोगे? This 50,000 amount will be inclusive of the taxes and cess. अब this was one of the point जिसके वजह से मैंने ये चार्ट बनाया था, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजिंग लगता है कि वैल्यू कैसे देखना है। जैसे TDS में आप हमेशा याद रखिए exceeding 2,50,000 excluding taxes and cess, ई-वे बिल में including taxes, ये आपको याद रखना है। सेकेंड चीज जो याद रखना है, एक्सीडिंग 2,50,000, यानी कि 2,50,000 तक कोई टीडीएस अमाउंट नहीं है। ई-वे बिल में भी एक्सीडिंग 50,000, यानी कि 50,000 तक कोई ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट सम स्पेशल केसेस जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें ही हमें एग्जाम में कंफ्यूज करता है एंड वी एंड अप डूइंग सिली मिस्टेक्स, जिसकी वजह से हमारा पेपर रह जाता है। लिमिट डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है रेट। अब रेट कैसे? 1% प्लस 1% मतलब क्या? CGST और SGST लगा के टोटल 2%। TCS का क्या रेट है? 0.25 टोटल मिला के 0.5%। ई-वे बिल पे कोई रेट वेट का चक्कर नहीं है। डिपॉजिट कब करना पड़ता है? दोनों केस में, TDS एंड TCS के केस में 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अब तो हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया, कौन डिडक्ट करता है वो पढ़ लिया, हमने लिमिट पढ़ लिया और हमने रेट पढ़ लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें जिसकी वजह से मैं एग्जाम में कंफ्यूज हुई थी, और इसीलिए मैं ये चार्ट बना रही हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सब तो पढ़ लेते, TDS कब लगता है, कितने रेट पे लगता है, कौन डिडक्ट करता है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि यू नो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ TDS और डिपॉजिट ऑफ TDS, तो क्या इंटरेस्ट पेनल्टी या डिफॉल्ट लगता है, तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो जीएसटी में आप याद रखिए, कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर किसी वजह से टैक्स डिपॉजिट नहीं हो रहा है और इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो इट विल ऑलवेज बी 18% पर एनम। फ्रॉम कहाँ से कैलकुलेट करना है आपको? डेट आफ्टर द ड्यू डेट
till the date you are making the payment. ड्यू डेट को कैलकुलेट नहीं करना है, द डेट आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट यू आर मेकिंग द पेमेंट. पेनल्टी क्या रहेगा? अब पेनल्टी फॉर टैक्स इवेजन, आप टीडीएस, टीसीएस या ई-वे बिल जनरेट नहीं कर रहे हो, उसके वजह से कोई टैक्स इवेड हो रहा है, तो पेनल्टी क्या लगेगा? जो भी टैक्स अमाउंट है और 10,000 whichever is higher. IGST के केस में वो अमाउंट 20,000 हो जाता है. अगेन कभी भी अगर टैक्स इवेड हो रहा है, नॉट ओनली इन केस ऑफ टीडीएस, टीसीएस, ई-वे बिल या किसी भी कंसेप्ट में जीएसटी में अगर किसी भी वजह से टैक्स इवेड हो रहा है और आपको पेनल्टी पूछा जा रहा है, तो आप टैक्स और 10,000 whichever is higher या एक जनरल पेनल्टी भी रहता है which is 25,000. तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, then you will be able to answer any penalty related question. अब अगर डिफॉल्ट वर्ड आता है वहाँ पे, किसी ने डिफॉल्ट किया है टैक्स पेमेंट में और उसको नोटिस गया हुआ है, ठीक है. नाउ इफ द डिफॉल्ट इज फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट्स, देन इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 73. अदरवाइज इफ इट इज ड्यू टू फ्रॉड, इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 74. ये सेक्शन 73 एंड 74 डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे. इफ यू वांट आई कैन गिव अ डिटेल्ड रिवीजन वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं वो कर दूंगी. अब पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये फिर से आपको पेनल्टी चैप्टर में मिलेगा. रिटर्न अगर फाइल नहीं हो रहा है तो 100 पर डे और 25,000 whichever is lower. जनरल पेनल्टी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. टीडीएस में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि व्हेन लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड पॉइंट ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और रिसिपिएंट किसी और स्टेट में है, उस केस में टीडीएस नहीं लगता है. ये आपको याद रखना है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ई-वे बिल में. सो ई-वे बिल का लिमिट हमने पढ़ लिया कि अगर कंसाइनमेंट वैल्यू इज एक्सीडिंग 50,000 देन यू नीड टू जनरेट ई-वे बिल. बट देयर आर टू केसेस. फॉर एग्जांपल, इंटरस्टेट ट्रांसफर फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय एग्जाम पर्सन, मतलब पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं, एग्जाम पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. तो इन दोनों केसेस में ई-वे बिल आपको जनरेट करना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू. अगेन कभी कभी एमसीक्यू में आता है ई-वे बिल कब कैंसिल कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स कैंसिल कर सकते हैं. कई बार अगर ई-वे बिल जनरेट नहीं किया है तो गुड्स और कन्वेयंस को डिटेन और सीज कर सकता है. दिस इज अगेन कवर अंडर द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर, तो वो आप वहां से पढ़ लीजिएगा. इतनी चीजें अगर आप एक चार्ट बेसिस में पढ़ सकते हो, देन इट विल मेक योर रिविजन्स मच इजियर. और एंड इस चार्ट में आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, बट दिस इज अ बेसिक चार्ट व्हिच आई हैव मेड ड्यूरिंग माय टाइम. मैंने सोचा मैं शेयर कर दूं तो आपका हेल्प हो जाएगा. Alright, I hope this chart gives you some idea about how you can do collective studies of topics which are covered in different chapters and how you can summarize them into one particular chart or one particular page. इस चार्ट में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई और डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन.